Hello friends, in this video we are going to learn about a chapter called Light and its Reflection and Refraction from 10th Standard Science with reference to NCERT. तो फ्रेंड्स देखते हैं कि लाइट होता क्या है। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के। फ्रेंड्स देखिए, लाइट जो है एक्चुअली फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें एनेबल करती है इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को देखने के लिए। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट देखिए फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ये, जो कि रिक्वायर होती है कोई मीडियम कि उसके लिए ट्रैवल कर सके। मतलब यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है लाइट, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है जो कि बिना किसी मीडियम के ट्रैवल कर सके। ठीक है। लाइट टेंड्स टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो लाइट ज़्यादातर स्ट्रेट लाइन में चलती है, लेकिन ये है एक मैक्रोस्कोपिक लेवल पर आप देखोगे तो स्ट्रेट लाइन में ही होगी। लेकिन आगे हम जब पढ़ते हैं, आगे जब हम सीखते हैं, समझते हैं लाइट के बारे में, तो हमें पता चलता है कि ये वेव की फॉर्म में होती है। तो ये चीज़ें अभी वैसे देखनी नहीं है, सिर्फ आपको जानकारी के लिए हमने बताया आपको। ठीक है। ये फर्स्ट थ्योरी है, ये पार्टिकल वेव थ्योरी नहीं है, ये पार्टिकल थ्योरी है। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ये सही है, लेकिन अगर आप वेव थ्योरी देखोगे तो उसके लिए अलग है। दो थ्योरीज होती है उनकी। फिलहाल हमें ये नहीं समझना, ये ऐसे ही ओवरव्यू के लिए। तो लाइट कास्ट शैडो, पता है हमें लाइट अगर कहीं पड़ती है किसी ऑब्जेक्ट पे तो एक शैडो बनता है। स्पीड ऑफ लाइट जो है वो मैक्सिमम कब होगा, जब वो स्पीड ऑफ लाइट कब मैक्सिमम होता है, वैक्यूम में। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। व्हेन लाइट फॉल ऑन अ सरफेस, जब लाइट किसी सरफेस पे फॉल करती है तो तीन चीज़ें होती है, वो तीनों चीज़ें ही हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब वो सेकंड पार्ट में आता है। ठीक है। लाइट जब किसी सरफेस पे आती है तो वहाँ पे कलर्स क्रिएट करती है। ठीक है। लाइट डिफरेंट कलर को अब्जॉर्व करती है और उन कलर को रेडिएट करती है, जिसकी वजह से वो कलर जब हमारे आंखों में उसकी रेडिएशन आती है तो वो कलर हमें दिखता है। ठीक है। अब फ्रेंड्स देखते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज एक्चुअली नोन एज रिफ्लेक्शन। अब ये बाउंसिंग बैक का मतलब क्या होता है, जब लाइट किसी पॉलिश सरफेस पे आती है तो वहाँ से डिफरेंट डायरेक्शन में वापस रिफ्लेक्ट कर जाती है, उसी को कहते हैं बाउंसिंग बैक। ओके। और वो पॉलिश सरफेस क्या हो सकता है, मिरर का एक साइड पॉलिश्ड होता है ना। लाइट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके। तो फर्स्ट लॉ ये कहता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इंसिडेंट रे जो होती है वो रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, नॉर्मल प्लेन, है ना। ये जो भी चीज़ें होती है ना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये सारी चीज़ें एक प्लेन पे लाई करती है, जिसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इसे हम आगे भी पढ़ेंगे। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो ये है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ओके, लिख लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। फ्रेंड्स अब देखिए कि लाइट जो है, कुछ टर्म्स है लाइट से रिलेटेड, जैसे कि लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो हमें इमेज मिलता है। तो इमेज जो होता है वो क्या है, वो एक्चुअली में एक पॉइंट होता है। ठीक है। वेयर एट लीस्ट टू लाइट वो इज एक्चुअली मीट। ठीक है। कहीं भी इमेज फॉर्म हो रहा है ना, तो वहाँ पे टू लाइट रेस जरूर मीट करेगी। अब इसी के बेस पे दो रियल और वर्चुअल इमेज होती है, यानी कहीं लाइट रेज एक्चुअली मीट कर रही है, कहीं नहीं भी कर सकती है। केसेस होते हैं पैरेलल लाइट रेज आ जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो वो कभी मीट करने वाली नहीं है, तो उसे इमेजिनरी मीट करना पड़ जाता है। तो उस केसेस में वर्चुअल इमेज आता है हमारा। और भी अदर केसेस होते हैं। और फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट, बताया आपको, फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज अपीयर्स टू मीट, कैन बी obtained on screen।
और कांट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। यही सब डिफरेंसेस है। इन्वर्टेड, इरेक्ट, ये ऑब्टेन क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास रियल इमेज नहीं होती ना। अगर मान लो जहाँ वो वर्चुअल इमेज बन रहा है वहाँ से कहीं और ले जाए तो वो गायब हो जाता है, ये दिक्कत है। इन्वर्टेड होती है बेसिकली, ये इरेक्ट होती है। इमेज फॉर्म्ड ऑन सिनेमा स्क्रीन, इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो ये सब एग्जांपल हो गया। इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के द्वारा इमेज कुछ इस तरह फॉर्म होता है। साइजेस बेसिकली सेम होते हैं ऑब्जेक्ट और इमेज के, और इरेक्ट होते हैं, इन्वर्टेड नहीं होते बिल्कुल भी। इसीलिए हम इसको कह सकते हैं ये है वर्चुअल इमेज। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज देखते हैं। वर्चुअल और इरेक्ट होते हैं। साइज ऑफ इमेज जो होता है इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये किस केस में है? प्लेन मिरर के केस में। और इमेज इज फार बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, यानी जितना इसके सामने होगा मिरर के ऑब्जेक्ट, उतना ही पीछे बनता जाएगा इमेज। अभी तो थोड़ा सा दूर है तो थोड़ा सा मिरर के पास ही है, और ऑब्जेक्ट पास आएगा तो ये और पीछे जाएगा। एक टाइम ऐसा है कि दोनों के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो सेम होगा, पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, पोल से इमेज का डिस्टेंस। ऐसा टाइम भी आता है, केसेस होते हैं बहुत सारे। हम तो फिलहाल कर्व मिरर जो होते हैं ना, उनके बहुत सारे केसेस देखने वाले हैं। कर्व मिरर हो गए, कर्व्ड लेंस हो गए, इन दोनों केसेस देखेंगे होल चैप्टर में। लिटरली इन्वर्टेड होते हैं, लेटरल इन्वर्जन देख लेते हैं। तो लिटरली इन्वर्टेड मतलब होता है कि लेफ्ट का राइट हो जाना। द राइट ऑफ द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू द लेफ्ट ऑफ द साइड ऑफ इमेज एंड वाइस वर्सा, है ना। अपोजिट भी उल्टा होता है, यानी अगर लेफ्ट होगा तो राइट होगा, राइट साइड दिखेगा, और राइट होगा तो लेफ्ट साइड दिखेगा। एप्लीकेशन ऑफ लेटरल इन्वर्जन देख लेते हैं। एम्बुलेंस जो होता है वो हमें फ्रंट और साइड मिरर के दिखता है, लेकिन एक्चुअली इनसाइड द मिरर, यानी जो उसके एम्बुलेंस के अंदर बैठा ड्राइवर होगा उसको एम्बुलेंस कुछ इस तरह दिखेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सामने वाले लोगों को, पब्लिक को एम्बुलेंस एकदम सीधा दिखे, इसीलिए उसको इस तरह लिखा जाता है। ठीक है। और कैन बी व्यूड करेक्टली इन रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल गोइंग इन फ्रंट ऑफ इट। तो ये सब कुछ बातें हैं जो समझते हैं, मेन चीज़ों को फोकस करना है सिर्फ। स्फेरिकल मिरर बेसिकली क्या है? मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड हो। कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, ये दो मिरर होते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है? बेसिकली रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो आउटवर्ड होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ऑलवेज आउटवर्ड। कॉनकेव में क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है? इनवर्ड। इसी की वजह से ये डाइवर्जिंग होता है, ये कन्वर्जिंग होता है। क्योंकि इनवर्ड में क्या होता है? सारे रेज फोकस पे मिल जाते हैं, और आउटवर्ड में क्या होता है? फोकस पे कुछ नहीं मिलता, सब डाइवर्ज होते हैं। सब इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, उनको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। यहाँ पे पोल होता है, और यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों लाइन को मीट करने वाला जो लाइन होता है प्रिंसिपल एक्सिस होता है। पोल देखते हैं फ्रेंड्स। पोल पता ही है, जो पूरे सेंटर ऑफ कर्वेचर का एक सेंटर होता है, स्फेरिकल मिरर का सेंटर, ठीक है, उसे पोल कहते हैं। ये यानी कहाँ पे होता है? सरफेस पे होता है। अपर्चर क्या होता है? ये साइज ऑफ मिरर का दो एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, यानी बॉटम पॉइंट और टॉप पॉइंट होता है ना। इन दोनों के पॉइंट के जिस पॉइंट पे होता है, एक ऊपर एक बिंदु होगा, एक नीचे बिंदु होगा, है ना। इसे अपर्चर कहते हैं इस दोनों के डिस्टेंस को। द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, है ना। ये ऊपर का पॉइंट और नीचे के पॉइंट को मिला देंगे तो एक डायमीटर आ जाएगा ऐसे। ओके। सेंटर ऑफ कर्वेचर जब अगर होलो ग्लास स्फीयर का देखा जाए तो वो क्या होगा? जो उस पूरे मिरर का पार्ट था वही होगा, यानी पूरा अगर सर्कल हम बना दे तो जो सर्कल का सेंटर होगा वही सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यानी कर्व्ड पार्ट का सेंटर होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर का रेडियस, ये कर्व पार्ट जो है इसका रेडियस क्या होगा? सेंटर से पोल के बीच की दूरी। फोकस जो होता है
एक पॉइंट होता है जहाँ पे सारी लाइट रेस मीट करती है, वो सारी लाइट रेस, ठीक है, जो पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के। फोकल लेंथ जो होती है वो डिस्टेंस होती है पोल और फोकस के बीच की, इसीलिए इसको फोकल लेंथ कहते हैं। ये है कुछ डायग्राम्स जो आप देख सकते हैं। रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस, ये भी आप समझ सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ये रिलेशन होता है। कैसे आता है? बिल्कुल सिंपल है, फोकस और पोल के बीच की दूरी और ये पूरी दूरी है ना, इससे आप ये समझ सकते हैं कि इसकी दूरी और इसकी दूरी दोनों बराबर होती है। ये फोकस पॉइंट जो है ना, ये एकदम बीच में होता है। वैसे मैंने थोड़ा इधर बना दिया, लेकिन इस रिलेशन से ये क्लियर हो जाता है। रूल्स फॉर मेकिंग अ डायग्राम बाय कॉनकेव मिरर। देखिए कुछ रूल्स देख लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस अगर मान लो पास कर रही है प्रिंसिपल फोकस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है कि वो, यानी प्रिंसिपल एक्सिस से अगर कोई लाइट रे पैरेलल जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है फ्रेंड्स कि वो फोकस से पास कर जाती है। आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस से पास करती है। अब वे क्या कर रही है? प्रिंसिपल फोकस से कॉनकेव मिरर का पास कर रही है। यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है फ्रेंड्स? इनवर्ड होता है। ओके, तो इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल हो जाती है अगर फोकस की तरफ आ रही है। अगर कोई वे फोकस की तरफ आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्टिंग बैक कर जाती है। आगे चलते हैं। अब वे इंसिडेंट ऑब्लिक्यूली, ओके, तो द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करती है? मेकिंग एन एंगल। अब वो जो एंगल होता है वो बराबर होता है, जो एंगल होता है वो बराबर होता है। इस बात को हम लिख लेते हैं। ये चीज लिख ली है हमने। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब हम डायग्राम बनाना सीखेंगे। रूल्स पढ़ लिए, रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम डायग्राम बनाएंगे। A ray diagram image formed by a convex mirror. When an object is at infinity, parallel rays from object at infinity आ रहे हैं infinity से, infinity पे कोई ऑब्जेक्ट है, वहाँ से रेज आ रहे हैं। तो क्या करता है, अगर कोई रेज इस तरह आ रहा है, मान लो किसी एंगल पे, यहाँ पे डी पॉइंट पे स्ट्राइक करता है, तो वही इधर से सिंपली स्ट्राइक करके चला जाता है। लेकिन अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर के पास आ रहा है, ऑप्टिकल सेंटर नहीं, पोल के पास आ रहा है, इसे पोल कहते हैं, पी से पोल, तो यहाँ से जो एंगल बनेगा वो तो बराबर होगा और यहाँ पे मीट करेगा दोनों रे। यहाँ पे इमेज बन गया, इमेज कहाँ बन गया? हमारा फोकस पे। नेचर क्या हो गया? रियल हो गया, इन्वर्टेड हो गया। इन्वर्टेड तो है, रियल इसलिए है क्योंकि एक्चुअली में लाइट रेस मीट कर रही है। हमने पढ़ा था रियल इमेज क्या होता है। साइज इज पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड नहीं कह सकते आप। रीजन बिहाइंड दिस, बिकॉज रीजन ये है सिर्फ डिमिनिश्ड होगा क्योंकि हमें दिख ही रहा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, नॉर्मल है। अब देखिए, जब बियॉन्ड द सी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा सा पीछे हो लेकिन पोजीशन पता है, तो एक पैरेलल लाइन आ रही है तो वो फोकस से चली जाएगी, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो उसी से वापस चली जाएगी। ये मैंने उसे पाथ दिखाया नहीं है यहाँ पे, आप उसे समझ सकते हैं, इतना जरूरी नहीं है, इसमें रूल्स काफ़ी कम ही है। अब पोजीशन बिटवीन द एफ और सी क्या होगा? ये एफ और ये सी है, इन दोनों के बीच का जो पोजीशन होगा, है ना, इमेज होगा, इन दोनों के बीच में इनका इमेज का पोजीशन होगा, ठीक है, क्योंकि लाइट रेस इन दोनों के बीच में मिल रही है। वोयल इन्वर्टेड होंगे, ये सब पता ही है, और साइज होगा डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड कह सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट से छोटा है इसलिए। देखिए फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट अगर सी पे है यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो लाइट रेस, एक लाइट रेस पैरेलल आ रही है तो फोकस चल जाएगी, दूसरी भी पैरेलल आ रही है, पैरेलल तो नहीं आ रही, ऑब्लिक्यूली आ रही है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। दोनों लाइट रेस से एक पॉइंट पे मिल रही है जहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, अब वहीं पे ऑब्जेक्ट भी है, तो दोनों का पोजीशन सेम है, ऑब्जेक्ट और इमेज का। इस केस में स्पेशल, यानी इस केस में हमें ये मेन बात याद रखनी है, ऑब्जेक्ट और इमेज का पोजीशन सेम है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे है?
सॉरी इमेज कहाँ पे, सी पे, ऑब्जेक्ट भी वहीं पे है, नेचर रियल और इन्वर्टेड है, साइज जो है वो सेम साइज है एज डेट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द एफ एंड सी, तब क्या होता है फ्रेंड्स, तब थोड़ा सा एनलार्ज्ड इमेज बनता है, ओके। और बियॉन्ड द सी बनता है, ये देखिए इसमें एक लाइट रेस कैसे आती है, सी से आती है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आती है, उधर उसी पाथ की तरफ फिर वापस चली जाती है, और एक प्रिंसिपल फोकस की ओर आती है ना, और फिर इसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल आ रही होती है, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस की तरफ जाती है, प्रिंसिपल फोकस की तरफ, और लाइट रेज यहाँ पर मीट करती है, थोड़ी सी एनलार्ज्ड इमेज बनती है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, तब क्या होता है, अगर एफ पे है तो एक लाइट रे इधर से आ रही है तो प्रिंसिपल फोकस की तरफ, एक लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, तो वापस उसी साइड चल जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, इमेज जो होती है इन्फिनिटी बनती है, हाईली एनलार्ज्ड बनती है, रियल और इन्वर्टेड बनती है। ओके फ्रेंड्स, इन सभी केस में इमेज किस साइड बन रहा है, रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, ठीक है। तो इमेज का डिस्टेंस पोल से नापेंगे, पोल के अपोजिट डायरेक्शन में, तो होगा क्या, नेगेटिव। और केस किसका है हमारा, ये कॉन्वेक्स लेंस। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन P एंड F, तब क्या होता है। तो फ्रेंड्स जब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जब अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइट रे आ रहा है, लाइट रे आ रहा है तो उसी डायरेक्शन में वापस रिट्रेस कर जाता है। तो यहाँ पे अगर एक लाइट रे एक और आ रही है, वो आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इस ऑब्जेक्ट से, तो फिर क्या होता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से चला जाता है। दोनों ही केस में दोनों लाइट रेज आगे जाके मिलने वाली तो नहीं है, इमेज यहाँ पे रियली फॉर्म नहीं होगा, लेकिन हमारी आंखों को जरूर लगेगा कि इमेज फॉर्म हो रहा है, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जब भी कोई लाइट का प्रेजेंस होता है, लाइट रेज स्ट्राइक करती है, कुछ भी होता है, तो इमेज तो दिखता ही है हमें हमेशा, लेकिन कैसा दिखता है, इमेजिनरी। इस केस में हमें अगर ऐसा केस बनता है हमें, तो इमेज हमारा इमेजिनरी दिखेगा, वो बिहाइंड द मिरर बनेगा, बिहाइंड द मिरर। नेचर इज वर्चुअल, ओके, एनलार्ज्ड बिकॉज ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट, क्या है, हाइट। तो यूज ऑफ कॉनकेव लेंस देख लेते हैं, यूज कहाँ होता है, सर्च लाइट व्हीकल हेडलाइट, यहाँ पे यूज़ होता है, क्योंकि पावरफुल पैरेलल बीम्स क्या करती है, एक फोकस्ड इमेज बनाती है और काफ़ी क्लियर इमेज बनाती है, ओके। और कॉनकेव मिरर जो होता है वो यूज्ड किया जाता है किसके द्वारा, डेंटिस्ट के द्वारा, लार्ज इमेज देखने के लिए, लार्ज इमेज ही बनता है इस केस में, जैसे कि। और जो टीथ होता है वो हम कहाँ प्लेस करते हैं, बिटवीन द पोल एंड फोकस के बीच में, हाईली एनलार्ज्ड इमेज ऑब्टेन करने के लिए। कॉनकेव मिरर बेसिकली हमारा सेविंग मिरर में यूज़ होता है, इससे क्या होता है, लार्जर इमेज हम देख पाते हैं, ओके। लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज्ड इन अ सोलर फर्नेस टू कंसंट्रेट अ सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट, एंड हीट से एनर्जी मिलती है बहुत सारी, है ना। और सोलर फर्नेस में जो कॉनकेव मिरर लगते हैं वो बेसिकली करते क्या हैं, लाइट को फोकस करते हैं, कहाँ पे, फोकस पे, एक पॉइंट पे फोकस करते हैं, जिससे कि वो एक पॉइंट एरिया जो होता है वो हीट होने लग जाता है, जिससे हीट एनर्जी को हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करके यूज़ करते हैं। दैट्स द प्रिंसिपल ऑफ सोलर एनर्जी, सोलर सिस्टम। अब चलते हैं हम रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स लेंस नहीं, मिरर। तो एक रे डायग्राम देख लेते हैं, रे डायग्राम कैसा होता है। लाइट रे अगर पैरेलल आ रही है, लाइट रे कमिंग पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन हमें क्या लगेगा कि ये फोकस से होते हुए जा रही है, लेकिन एक्चुअली कहाँ से होते हुए जाती है, एक्चुअली तो ये रिफ्लेक्ट कर जाती है, यानी डाइवर्ज हो जाती है अपनी पाथ से। तो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस, अपीयर्स टू डाइवर्ज, नॉट एक्चुअली, यहाँ से डाइवर्ज नहीं करती वो, है ना, एक्चुअली नहीं होता है, अपीयर होता है सिर्फ। तो ये पहला रूल है।
रे डायग्राम जो डायरेक्टेड टुवर्ड द फोकस, तब क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर जो है विल एमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। देखिए अगर मान लो फोकस की तरफ आ रही है ना, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये तीसरा देखते हैं, रे अगर जो डायरेक्टेड है सेंटर ऑफ कर्वेचर के, तो वापस उसी पाथ में चली जाएगी, रिट्रेस कर जाएगी। रे डायग्राम इंसिडेंट ऑब्लिक्यूली, तो प्रिंसिपल एक्सिस इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिक्यूली। अगर प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ आ रही है और किसी पॉइंट यानी पोल पे स्ट्राइक कर रही है, तो उसी एंगल से वापस चल जाएगी जो इंसिडेंट एंगल पे आई थी। जिस इंसिडेंट एंगल पे वो टकराती है फिर उसी एंगल पे रिफ्रैक्टेड कर जाती है, यानी रिफ्रैक्टिव एंगल भी जो होता है वो भी सेम रहता है इंसिडेंट एंगल के। रे डायग्राम देखते हैं। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, जब ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है इन्फिनिटी पे, तो सारी लाइट रेज डाइवर्ज कर जाती है, तो हमें इमेजिनरी लाइट रेज बनानी पड़ती है जो कि काफ़ी डिमिनिश्ड इमेज देती है, पॉइंट साइज भी कह सकते हैं आप। और नेचर जो होता है वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है। वर्चुअल इसीलिए होता है कि इमेजिनरी लाइन से बनती है, इरेक्ट इसीलिए होता है क्योंकि ऑब्जर्वेशन में दिखता है, और पोजीशन जो होता है वो एफ पे होता है। जब लाइट रेज किसी पर्टिकुलर पॉइंट से आ रही होती है जो हमें पता होता है, तब इस दौरान क्या होता है कि पोजीशन जो होता है पी और एफ के बीच में होता है, ऑब्जेक्ट का पी एंड एफ के बीच में होता है। ओके, तो ऑब्जेक्ट जो होता है, लाइट रेज यहाँ से आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन चली जाती है, लेकिन लगता है कि हम फोकस से आ रही है। अब एक लाइट रेज आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर के, वापस चली जाती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, इन दोनों ही केस में हमें लाइट रेज मिलती हुई तो कहीं दिखती नहीं है। ठीक है, ओके। ये आधा आधा कटता हुआ दिखेगा हमें। ठीक है, ये इमेजिनरी लाइन होगी। ओके, अब फ्रेंड देखिए, नेचर जो होगा वर्चुअल होगा और डिमिनिश्ड होगा। ठीक है, और ये वर्चुअल क्यों है, क्योंकि इमेजिनरी लाइन से मिलकर बनती है इमेज। और यहाँ पे डिमिनिश्ड दिख रहा है हमें रे डायग्राम में। फुल लेंथ इमेज ऑफ द टॉल बिल्डिंग, ट्री, इन सब का हम ऑब्टेन कर सकते हैं एक स्मॉल कॉन्वेक्स लेंस में। ये इस फीचर की वजह से हम इसे गाड़ियों के हेडलाइट में यूज़ करते हैं। आप यूज़ में देख सकते हैं, कॉन्वेक्स लेंस आर यूज्ड इन अ रियर मिरर ऑफ व्हीकल्स। ठीक है, सामने का जो मिरर होता है। ठीक है, दे ऑलवेज गिव अ इरेक्ट diminished image, they have a wider field of view, they are curved outward. Okay, और convex mirror जो होता है used as the blind turns and on point of emerging traffic to facilitate the vision of both side traffic. ठीक है, यानी दोनों साइड के टर्न लेते वक्त दोनों साइड जो लाइट होती है, यानी मिरर जो होता है, वो ट्रैफिक लाइट को देखने के लिए भी यूज़ करते हैं। यूज्ड इन अ शॉप एज अ सिक्योरिटी, पीछे के व्यूज़ को देख लेते हैं एक सामने मिरर लगा के। अब देखते हैं फ्रेंड्स साइन कन्वेंशन, रिफ्लेक्शन बाय द स्फेरिकल मिरर और न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट को जो हम हमेशा कहाँ प्लेस करते हैं, मिरर के लेफ्ट साइड में, और सारी डिस्टेंस जो होती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, और पोल के और से नापी जाती है, यानी पोल को एक रेफरेंस लेके नापा जाता है। ठीक है, पोल के रेफरेंस लेके, पैरेलल नहीं होता है, कौन साइड भी कर सकते हैं। जितनी भी डिस्टेंसेज होती है वो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के तरफ अगर करेंगे तो पॉजिटिव होगी, और डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे की अगर अपोजिट होगी तो वो नेगेटिव होगी। डिस्टेंस जो मेज़र की जाती है अगर परपेंडिकुलर होगा और अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो पॉजिटिव होगा, और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस होगा और परपेंडिकुलर भी होगा तो नेगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट जो होता है उसको यू से डिनोट करते हैं, और नेगेटिव होता है क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस
के ऊपर होता है और पोल के अपोजिट साइड में होता है। फोकल लेंथ जो होता है कॉनकेव मिरर का वो नेगेटिव होता है, क्योंकि फोकल लेंथ जो होता है पोल के अपोजिट डायरेक्शन में नापा जाता है। ठीक है, और वैसे भी आप कह सकते हो कि जो रेज जिस तरफ आ रही होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में नापता है। फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर पॉजिटिव होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव इसलिए होता है क्योंकि जो इमेज होती है वो इस तरफ फॉर्म होती है ज़्यादातर। ठीक है, वर्चुअल होती है। और यहाँ पे कॉनकेव का नेगेटिव होता है क्योंकि ज़्यादातर इस साइड फॉर्म होती है आगे की तरफ, कॉन्वेक्स में पीछे की तरफ। ठीक है, कॉनकेव में जो आगे की तरफ इमेज फॉर्म होती है ना, तो पीछे की साइड से पोल की तरफ से इमेज को डिस्टेंस नापते हैं। मिरर फॉर्मूला देखिए फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें याद रखना आप, और आप रे डायग्राम को भी देख कर सकते हैं। फिर आपको इस साइन कन्वेंशन समझना पड़ेगा फिर वहाँ पे। मिरर फॉर्मूला ये आप याद रख लेना, लेंस फॉर्मूला भी आएगा इसके बाद। मिरर फॉर्मूला में जो V होता है वो इमेज डिस्टेंस होता है, U होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, F होता है फोकल लेंथ। मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर जो होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो हाइट ऑफ इमेज होगा वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशो में लेंगे तो हमारा मैग्निफिकेशन आ जाएगा। ओके, मैग्निफिकेशन ज़्यादातर हम इस मिरर के केस में ये समझते हैं कि किसी चीज़ का बड़ा हो, है ना, कितना मैग्नीफाइड हो रहा है, अपने ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से कोई इमेज कितना बड़ा बन रहा है, छोटा भी बन रहा है वो भी कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे -v/u जो होता है ये क्या है, ये एक रिलेशन है जो हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमें यूज़ करने की ज़रूरत पड़े इक्वेशंस में, प्रॉब्लम्स में। ओके, इसको ऐसे इक्वेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे f अगर नेगेटिव है तो इमेज जो होगा वो रियल होगा। ठीक है, और अगर m जो होगा, रियल इमेज कहाँ बनता है बेसिकली, कॉन्वेक्स के केस में, और कॉनकेव के केस में इमेजिनरी इमेज बनती है। ओके, इमेजिनरी में हमेशा पॉजिटिव बनेगा, m हमेशा पॉजिटिव होता है, इसीलिए m पॉजिटिव कब होगा, वर्चुअल केस में, और ये कॉनकेव का होगा। hi और ho जो होगा वो बराबर होगा और m इक्वल्स टू 1 होगा। इमेज जो होगा इक्वल टू ऑब्जेक्ट होगा। अगर hi और ho ये दोनों अगर 1 से बड़े हैं तो इमेज जो होगा एनलार्ज्ड होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट से बड़ा है इमेज, इसका मतलब ये होगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट से बड़ा है इमेज, सॉरी, इमेज जो है वो छोटा है ऑब्जेक्ट से, है ना, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बड़ा हो गया, ऑब्जेक्ट की हाइट बड़ी हो गई, तो इससे क्या होगा, ओवरऑल जो m आएगा वो 1 से छोटा आएगा और इमेज जो होगा डिमिनिश्ड होगा। ओके, मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर जो होता है वो 1 होता है, क्योंकि दोनों की साइज जो होती है ऑब्जेक्ट और इमेज की बराबर होती है। साइन कन्वेंशन देख लेते हैं, वर्चुअल इमेज होता है, इसीलिए पॉजिटिव कहते हैं, क्योंकि सेम प्लेन में अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी जो डायरेक्शन ऑब्जेक्ट की होती है ऊपर की ओर, अगर ऑब्जेक्ट बना हुआ है तो इमेज भी उसी डायरेक्शन में होता है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बनता है ज़्यादातर, तो इसीलिए पॉजिटिव होता है। और 1 ये इंडिकेट करता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज की जो हाइट है वो बराबर है। ओके, साइज भी कह सकते हो, साइज। अब देखते हैं फ्रेंड्स, अगर m पॉजिटिव है तो वो लेस देन 1 है, m पॉजिटिव है और लेस देन 1 है, ये दोनों कंडीशन अगर अप्लाई होती है तो क्या हो सकता है, तो इसमें इमेज जो होगा बहुत बड़ा होगा, इमेज बहुत बड़ा होगा, है ना, लेस देन 1, इट इज द कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है
है ना, और मोर देन वन है। मोर देन वन होने का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है वो छोटा है, इमेज बड़ा है, तो कॉनकेव में इमेज बड़ा बनता है, ठीक है। और अगर लेस देन, अगर m इज नेगेटिव तो इट इज़ अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में क्या होता है, m नेगेटिव होता है ना। और एक ऐसा समझ सकते हैं, जो इमेज जो होता है हमारा वो कॉनकेव में उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ओके। अब फ्रेंड्स रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, रिफ्रैक्शन जो होता है रिफ्रैक्शन जो है बेंडिंग ऑफ लाइट when it enter obliquely from a transparent medium to another, ओके। जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो लाइट अगर सेम मीडियम में जाएगी तो बेंड नहीं करेगी, और डिफरेंट मीडियम में जाती है तो बेंड करती है, तो वही चीज़ होती है रिफ्रैक्शन, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो मैक्सिमम होता है वैक्यूम में, और इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, ओके। एंड सम एग्जांपल देख लेते हैं इसके। जो बॉटम ऑफ द स्विमिंग पूल होती है वो अपीयर्स टू हायर, क्योंकि वो जो इमेज दिख रहा होता है वो वर्चुअल नहीं होता, वर्चुअल होता है, रियल नहीं होता, ठीक है। और जो पेंसिल पार्सली इमर्ज्ड है वाटर में तो वो बेंट होता है एट द इंटरफेरेंस ऑफ वाटर एंड एयर। अब ये सब चीज़ें समझते हैं आगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि पेंसिल की जो इमेज है वो थोड़ी ऊपर की ओर हमें दिख रही है। अगर मान लो इसी लाइट रे से यही लाइट रे अगर हमारी आंखों में जाती, बैंड हुई हुई लाइट नहीं जाती, तो हमें ये इमेज दिखता, लेकिन यहाँ पे बैंड हो गई थोड़ी सी, ठीक है। अब हमें ये वाला पोर्शन दिखेगा। अब ये पोर्शन यहाँ पे क्यों बना, क्योंकि लाइट रेज पीछे की ओर जब मिलाते हैं हम तो जहाँ लाइट रेज मिलती है वहीं पे इमेज हमें दिखता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का सिस्टम होता है, ओके। जब इसको प्लेस्ड किया जाता है इन ग्लास लेमन को तो इसका भी साइज थोड़ा सा बड़ा दिखता है। लेटर्स ऑफ अ बुक अपीयर्स टू वेस्ट व्हेन ग्लास स्लैब, यानी ग्लास स्लैब से जब देखा जाता है तो बड़े दिखते हैं। सबका एक ही रीज़न है, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन अगर ग्लास स्लैब के थ्रू कैसे होती है देखते हैं। एक्सटेंड ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट एट द अपोजिट पैरेलल फेसेस ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अपोजिट फेस की तरफ अगर मान लो लाइट बैंड होती है, ठीक है, इज इक्वल एंड अपोजिट, जो कि इक्वल होता है, ये वाला फेस और ये वाला फेस की जो लंबाई होती है वो बराबर होती है, तो रेज इमेज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जो होगी उसके पैरेलल हमें दिखती है इमर्जेंट रे। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, जो अंतर होता है कि इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच का जो दूरी होती है, दूरी का यानी इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच का अगर दूरी हम पता करें कि कितना एक दूसरे से अलग हुई है, उसको हम कहते हैं लैटरल डिस्टेंस। और वो कब डिपेंड करती है, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास चेंज होता है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है तो लाइट ज़्यादा बैंड करती है। ज़्यादा बैंड हो जाती है लाइट तो ये डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा बैंड हो गया, है ना, ये इस साइड हो जाती है थोड़ी सी, है ना, और फिर उतना ही कम हो जाती है, डिस्टेंस थोड़ा और कम हो जाता है, ठीक है। अब फ्रेंड देखिए, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब अगर होगा तो उससे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट ज़्यादा रिफ्रैक्ट करेगी। रिफ्रैक्शन ही सबसे ज़्यादा रीज़न होता है लैटरल डिस्टेंस का कम या ज़्यादा होने का। रिफ्रैक्शन अगर कम होगा तो लाइट रेज ज़्यादा बैंड नहीं करेगी और यह डिस्टेंस कम हो जाएगा। रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा तो लाइट रेज ज़्यादा बैंड करेगी और ज़्यादा डिस्टेंस होगा इंसिडेंट और इमर्जेंट रे के बीच में। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देख लेते हैं फ्रेंड्स। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रे जो होता है और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल हो गया सरफेस के ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस
ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में आते हैं, और वो होता है ग्लास स्लैब। उसी पे इमर्जेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, सब कुछ उसी पे होता है। ठीक है। स्नेल्स लॉ देखिए क्या होता है फ्रेंड्स, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट, इन दोनों रे का साइन एंगल अगर हम निकालें, है ना, इनका कोई एंगल होगा, उसका साइन फॉर्म अगर निकालें तो वो दोनों का जब रेशियो अगर निकालेंगे तो कांस्टेंट आएगा। लेकिन अगर हम उसका कलर अगर सेम रखें, ठीक है, लिखा हुआ है ना, कलर फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, मीडियम भी सेम हो, है ना, मीडियम ना चेंज कर दें हम, ठीक है। अगर अलग अलग मीडियम निकाल के देखेंगे तो ये कांस्टेंट अलग होगा, ठीक है, लेकिन ये कांस्टेंट सेम होगा अगर सेम मीडियम में हम अलग अलग एंगल पे ये चेंज करके निकालें, है ना। कलर भी सेम होगा। कलर क्या करता है, बेसिकली बैंडिंग ऑफ लाइट को इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से एंगल थोड़ा सा दिक्कत आता है। ये सब कांस्टेंट रखे ना, कलर और मीडियम, तो ये जो एंगल अगर चेंज भी हो रहे हैं तो सेम रेशियो आएगा हमेशा। तो ये लो है स्नेल्स का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है स्पीड ऑफ लाइट में कितना चेंज आ रहा है किसी पर्टिकुलर मीडियम की वजह से। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ पर्टिकुलर मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दूसरे मीडियम, उन दोनों बीच के मीडियम में कितना चेंज आया। किसी पहले मीडियम में ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट चेंज आया, किसी में कम आया, है ना। तो पहले वाले से दूसरे वाले में कितना चेंज आया, उसी वैल्यू को हम कहते हैं एन, और उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और यहाँ पे अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी पर्टिकुलर मीडियम का अगर निकालना हो, किसी फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में, सेकंड मीडियम का निकालना हो फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में, तो एन 2 1 लिखते हैं। ये 2 1 है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर N2 लिखा हुआ है तो इस सेकंड मीडियम के रिस्पेक्ट में है, जिसे हम 1 2 करके लिखते हैं ऐसे। और यहाँ पे अगर 1 2 है, 2 लास्ट में है, तो ऊपर में पहले आता है ये, और ये नीचे में बाद में आता है, ठीक है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो इंसिडेंट इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर, इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी अगर आपका जिसके रिस्पेक्ट में आप निकाल रहे हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो वैक्यूम या एयर हो, तो आपका वो मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ठीक है। इसको बेसिकली हम एन से ही शो करते हैं, ठीक है। इसका थोड़ा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, वेयर सी इक्वल्स टू दिस, क्योंकि ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। एयर भी कह सकते हो, एयर में उससे ज़्यादा पार्टिकल नहीं होते अगर आइडियल एयर की बात करूँ, और वो पार्टिकल इतने भी हैवी नहीं होते कि वो डाइवर्ट कर दे लाइट रेज को। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है एक मीडियम का, वो रेसिप्रोकल होता है अदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, है ना। एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो दूसरे को रेसिप्रोकल कर दोगे, और ये कैसे आएगा, इस दोनों से आएगा, ओके। जैसे इन दोनों में v/1 इसको अगर रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/v आ जाएगा। 1/v का मतलब हो जाएगा 1/v, अगर आप नीचे लिखो और ऊपर 1 लिखो तो n21 आएगा। ये इस n21 की वैल्यू क्या होगी, इसका रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। अब पहले इसको अगर मान लो इसको इसके बराबर करना चाहते हो, अगर मान लो इसको मैं 1/n21 लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, v ऊपर आ जाएगा, v2 नीचे आ जाएगा, ओके। तो इससे हमारी 1/121 की वैल्यू बराबर आ जाएगी v1/v2। v1/v2 ये भी है, v1/v2 ये भी हो जाएगा, जिसकी वजह से n21 बराबर हो जाएगा 1/n12। कंपेयर करोगे बेसिकली आ जाएगा आपका ये, ठीक है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू एयर है तो उसको हम इस तरह शो करेंगे, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम का अगर है तो उसको देखिए कैसे करेंगे, इस तरह। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम का मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में है तो उसको फिर ऐसे कर सकते हैं, दोनों ही अगर एयर के रिस्पेक्ट में है ना।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर डायमंड का हम बात करें तो सबसे ज़्यादा होता है आज के डेट में, ठीक है, उससे ज़्यादा किसी का भी नहीं होता है, ठीक है, वो है 2.42। और इसका मतलब ये है कि लाइट को सबसे ज़्यादा डाइवर्ट करने वाला जो मैटर है या जो ऑब्जेक्ट है वो डायमंड है। तकरीबन 2 गुना स्लो हो जाता है स्पीड ऑफ लाइट जब डायमंड को रिफ्रैक्टिव मीडियम के तौर पे यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम और ऑप्टिकली रेयर मीडियम देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, जो 2 मीडियम में से अगर किसी एक मीडियम का अगर हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है तो वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है, और अगर 2 मीडियम में से अगर किसी एक का कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो उसे ऑप्टिकली रेयर मीडियम कहते हैं। जब लाइट रे एंटर करती है ऑब्लिक्यू फ्रॉम द रेयर टू डेंसर, ठीक है, तो इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। देखिए फ्रेंड्स, अगर रेयर से डेंसर में आ रही है तो स्पीड ऑफ लाइट होती है थोड़ी कम, तो उसकी वजह से क्या होता है कि नॉर्मल की इधर की ओर थोड़ी सी मीट करती है। ओके, यहाँ पर क्या लिखा है, टुवर्ड द नॉर्मल, तो नॉर्मल के तरफ, ये नॉर्मल है आपका, है ना, ये वाला, ये सीधी लाइन जो आ रही है नॉर्मल लिखा हुआ है, ठीक है, ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर है। लाइट आ रही है, लाइट रे आ रही है, ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। तो यहाँ पे व्हेन लाइट ऑब्लिक्यूली डेंसर टू रेयर मीडियम, तो फिर इसका उल्टा हो जाता है। तो डेंसर टू रेयर, तो लाइट अवे फ्रॉम रेयर, थोड़ी स्पीड ज़्यादा तेज हो जाती है, तो थोड़ी सी जिस लाइन से आ रही है उससे थोड़ा और एकदम फुर्ती में भागती है, ठीक है। यहाँ पे इसके और इसके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस कम होता है, और यहाँ पे इसके और इसके बीच में, यानी नॉर्मल और रिफ्रैक्टिव रे के बीच में डिस्टेंस थोड़ा कम होता है। यहाँ पे नॉर्मल और रिफ्रैक्टिव रे के बीच में डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि लाइट रेज काफ़ी खुले तरीके से भाग रही है, ज़्यादा पार्टिकल्स उसको दबोच नहीं रही है, यानी पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लग रहा है इसमें लाइट रेज पे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम डजंट डिपेंड ऑन फिजिकल डेंसिटी। किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके डेंसिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ता, आउटर पार्टिकल्स जो होते हैं एयर में वही ज़्यादातर इफेक्ट करते हैं, और उसका मीडियम जो होता है वो मीडियम ज़्यादातर इफेक्ट करता है, वो फिक्स्ड होता है। फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि स्फेरिकल मिरर, जो कि हमारा आखिरी टॉपिक है, तो ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है बाउंडेड बाय 2 सरफेस, जो दोनों ही सरफेस क्या होते हैं, कर्व्ड होते हैं। स्फेरिकल मिरर 2 तरीके के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ये थिन होते हैं कॉर्नर से, ये थिक होते हैं कॉर्नर से। ये थिक होते हैं सेंटर से, ये थिन होते हैं सेंटर से। थिक और थिन में अंतर समझना है, देख के समझ लेना। सेंटर में थिन है, कॉर्नर में थिन है। सेंटर में थिन है, कॉर्नर में थिक है। कन्वर्जिंग लेंस होते हैं या डाइवर्जिंग होते हैं, दिख ही रहा होगा, कन्वर्ज करेंगे फोकस पे, डाइवर्ज करेंगे किसी भी एंगल पे, ठीक है। अब देखते हैं फ्रेंड्स, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। रे डायग्राम अगर बात करें इनकी, तो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज पास थ्रू द फोकस ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। देखिए, अगर पैरेलल आ रहा है, लाइट रे कमिंग पैरेलल कॉन्वेक्स लेंस के, तो हमेशा कहाँ से पास करते हैं, फोकस से, यही बात बताइए। लेकिन फोकस कौन सा होता है, अदर साइड ऑफ द लेंस, दूसरे साइड का। इस साइड का फोकस लेंस नहीं होता, जिस साइड से आ रही होती है उस साइड का भी एक फोकस होगा, लेकिन उधर से पास नहीं करेगा, दूसरे साइड के फोकस से पास करता है। A ray of light passing through the principal focus will emerge parallel to principal axis after refraction। अगर प्रिंसिपल फोकस से आ रही है तो दूसरे साइड के प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल जाती है, ये बात हमें समझना है। देखिए, a ray of light passing through the optical center will emerge without any deviation। तो यहाँ से आ रही है, यहाँ से सीधा चल जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग करते हुए 2 सरफेस है ना। रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। अब रे डायग्राम हम देख रहे हैं, फर्स्ट केस है जब इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रही है, किसी पॉइंट पे टकराई, यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है, ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर को ओ से डिनोट करते हैं, ओके। और कहीं कहीं रिफ्लेक्टिंग सरफेस मैंने शो नहीं किया है कॉन्वेक्स मिरर के,
उसमें आप लेक्चर समझ कर सही कर सकते हैं, या एनसीईआरटी जो रेफरेंस बुक है वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पोजीशन जो होता है F2 पे होता है, ओके, दिख ही रहा है हमें। रियल होता है क्योंकि रियल लाइट रे से मिल रही है, यानी एक्चुअल जो लाइट रे है उससे मिलकर बन रही है। साइज जो होता है, पॉइंट साइज होता है, हाईली डिमिनिश्ड होता है। और जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1 तो फिर यहाँ पे मीट करती है, ओके। पोजीशन ऑफ इमेज F1 और F2 के बीच में होती है। ये लाइट रेज आप देख लेना, सिंपल है। ये बाय डिफ़ॉल्ट पैरेलल है तो F फोकस से जा रही है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो डायरेक्ट पास कर जा रही है। साइज डिमिनिश्ड होता है, डिमिनिश्ड है, ओके। यहाँ पे पॉइंट साइज लिखा हुआ है तो पॉइंट साइज आपको देखने से तो नहीं लग रहा होगा, और एक्चुअली में नहीं भी है, ये सिर्फ डिमिनिश्ड है, ठीक है। इतनी भी छोटी नहीं है, पॉइंट साइज बिल्कुल नहीं है, ओके। अब फ्रेंड्स आ जाइए इस पे 2f1 पे अगर ऑब्जेक्ट हो तो 2f2 पे बनता है। वही केस है, मिरर वाला ही केस है। मिरर में भी एक ऐसा केस था। तो पोजीशन जो होता है 2f2 पे होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है 2f1 पे होता है। नेचर रियल और इन्वर्टेड होता है, साइज जो होता है सेम होता है। वहाँ पे क्या था, इन्वर्टेड नहीं था, इन्वर्टेड था, सॉरी। हाँ, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, जब ऑब्जेक्ट F1 और F2 के बीच में हो, ठीक है, यहाँ पे F1, यहाँ पे 2f1, ओके। 2f1 ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और यहाँ पे F1, ओके। इन दोनों के बीच में जब होता है, और ये F2 है, 2f2, तो इन दोनों के बीच में जब होता है तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनता है, यहाँ पे पैरेलल लाइट रेज आ रही है, यहाँ पे सेंटर से आ रही है, ये फोकस से जाएगा, ये सीधा चल जाएगा। लाइट रे यहाँ पे मीट कर रही है, यहाँ पे इमेज बनेगा। इमेज बनने के बाद पोजीशन बियॉन्ड द 2f2, नेचर इज रियल इन्वर्टेड, साइज इज एनलार्ज्ड। एनलार्ज्ड बनने का मतलब है कि जो इमेज का साइज होगा, सॉरी ऑब्जेक्ट का साइज होगा, उससे थोड़ी सी बड़ी बनती है, थोड़ी ज़्यादा ही बनती है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट F1 तो लाइट रेज इन्फिनिटी बनती है। लेंस से जितना दूर जाएगा, लेंस के जितना पास जाएगा ऑब्जेक्ट, इमेज जो होगा वो उतना ही दूर बनेगा और उतना ही बड़ा बनेगा। ये एक पैटर्न हमें दिख रहा है, ये पैटर्न हमें याद रखना चाहिए। पोजीशन जो होगा इन्फिनिटी पे होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, हाईली, एंड लास्ट तो हमें बता ही दिया है। जब ऑब्जेक्ट आपका बिटवीन द F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, तब देखिए फ्रेंड्स, आपका जो इमेज होगा, यहाँ पे है इमेज F1 और C के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में लाइट रेज आपकी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कम है, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा नहीं मिलेगी। पीछे की तरफ मिलेगी आपकी, थोड़ी सी एनलार्ज्ड इमेज बनेगी, और आपकी इरेक्ट इमेज बनेगी, लेकिन वर्चुअल बनेगी क्योंकि इमेजिनरी लाइन की वजह से बन रहा है, ठीक है। साइड जो होता है वो सेम रहता है जो ऑब्जेक्ट का होता है। इसके बेसिस पे आप कह सकते हैं कि ये एक मैग्नीफाइंग लेंस है। क्या है मैग्नीफाइंग लेंस, ये, ठीक है। अगर उल्टी इमेज दिखेगी तो कैसे, माइक्रोस्कोप में यूज़ नहीं होता, ये वाला यूज़ होता है ज़्यादातर, ठीक है। मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है उसमें ये वाला प्रिंसिपल यूज़ होता है, देखने वाले को लगेगा कि थोड़ा सा बड़ा इमेज है। देखिए, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रूल देखते हैं, फिर इसके बाद इमेज फॉर्मेशन होगा वो देखेंगे। पैरेलल है, डाइवर्ज कर जाएगी तो इससे जहाँ से डाइवर्ज किया आप पीछे की तरफ ले जाएंगे तो F1 से मिलेगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, अपीयर होता है, सिर्फ ऐसा नहीं एक्चुअली मीट कर रहा है। तो अपीयर होता है कि फोकस से जा रही है, लेकिन एक्चुअली में क्या है, डाइवर्ज कर रही है। ये बात हमें याद रखना है। पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस, अगर प्रिंसिपल फोकस से पास कर रही है तो डाइवर्ज हो जाती है, आ तो रही है प्रिंसिपल फोकस के, एक्चुअली में आ रही है, लेकिन होता क्या है कि ये कॉनकेव लेंस से अपीयर होता है कि ये दोनों में अपीयर होता है और वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक है। और वर्चुअल इमेज कहाँ बनेगा, पोल के इस साइड बनेगा, है ना।
ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, यहाँ से रिफ्रैक्ट कर रही है, ओके। तो ये पॉजिटिव ही होता है कॉनकेव में। ये आगे हमें समझना पड़ेगा, वो यहाँ से कंपेयर करके समझ सकते हैं हम अच्छे से। तो फोकस पे लोकेटेड होती है सेम साइड ऑफ द लेंस, ओके। पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, तो वो बिना डाइवर्जिंग पास कर जाती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है विदाउट एनी डाइवर्जन। तो रे डायग्राम अगर इमेज फॉर्म किया गया है कॉनकेव लेंस से, तो देखते हैं फ्रेंड्स, जब अगर इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होती है तो किस तरीके का इमेज मिलता है। देखिए पोजीशन ऑफ F2 इमेज का। उससे पहले देखते हैं कि कहाँ से लाइट रेज आ रही है। ऑब्जेक्ट से आ रही है, ऑब्जेक्ट F2 पे है और पैरेलल आ रही है, तो ये डाइवर्ज हो गई, फोकस से जाएगी फिर इमेजिनरी। यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से तो बिना डेविएशन चली जाएगी। इमेज यहाँ पे बनेगी क्योंकि लाइट रेज यहाँ पे मीट कर रही है यहाँ पे, ओके। तो डिमिनिश्ड होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, तो पोजीशन एट F1 पे आपकी पोजीशन होगी। F1 पे तो नहीं कह सकते, F2 है ये, ओके। इसको F2 कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे F2 पे होगी क्योंकि दोनों पैरेलल रेज है, तो दोनों फोकस पे आएगी, तो डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। साइन कन्वेंशन देख लेते हैं फ्रेंड्स, सेम है जो आपका स्फेरिकल मिरर के लिए था। सिर्फ आपको याद रखना है कि जो डिस्टेंस होगा ऑप्टिकल सेंटर से होगा। तो यहाँ पे इमेज यहाँ की तरफ बन रहा है तो पॉजिटिव, यहाँ पे इमेज इधर की तरफ बनेगा, ये नेगेटिव होता है एक्चुअली, आगे देख लेंगे। फोकल लेंथ जो होता है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का, वो कॉन्वेक्स के केस में पॉजिटिव होता है, कॉनकेव के केस में नेगेटिव, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर के इस साइड डिस्टेंस नापते हैं। लेंस फार्मूला देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये है आपका लेंस फार्मूला, मैग्नीफिकेशन। ये सिर्फ याद रखना है, हायर लेवल पे आप इसको समझोगे कि एक्चुअली में ये क्या है। अभी तो आपको सिर्फ ये इक्वेशन याद रखनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इक्वेशन है मैग्नीफिकेशन का, यहाँ से आप मैग्नीफिकेशन फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली रेशो होता है, हमने पहले ही पढ़ा है। अब देख लेते हैं पावर ऑफ लेंस, जो कि काफ़ी शॉर्ट है, जल्दी समझते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, ओके। तो रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ का मतलब है फोकल लेंथ छोटा होगा तो पावर ऑफ लेंस ज़्यादा होगा। पावर ऑफ लेंस अगर कम होगा तो फोकल लेंथ ऑब्वियसली बड़ा होगा। बड़े फोकल लेंथ वाले ज़्यादा जो ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाइड नहीं कर पाते हैं, उनकी पावर कम होती है। जो लेंस अगर मैग्नीफिकेशन ही उसका अच्छा नहीं हो तो किस काम का। डिग्री ऑफ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लाइट रेज इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ पावर, ठीक है। कितना वो डाइवर्ज कर रही है, कितना वो कन्वर्ज कर रही है, वो डिपेंड करती है फोकल लेंथ पे, ठीक है। फोकल लेंथ ज़्यादा होगा तो ज़्यादा डाइवर्ज करेगी, ज़्यादा कन्वर्ज करेगी, ओके। और जो इसकी यूनिट होती है वो डायप्टर होती है, आप इसको डी से शो कर सकते हैं। 1 डायप्टर जो होगा सिंपली आपका 1 मीटर इनवर्स होगा। मीटर इनवर्स जो होगा वो इनवर्स में इसलिए है क्योंकि फोकल लेंथ जो होगा 1 मीटर होगा। 1 मीटर को हम 1/1 मीटर को आप लिख सकते हैं 1 मीटर इनवर्स, ठीक है। यानी इस 1 मीटर को जो आप ऊपर की तरफ ले जाओगे, है ना, तो माइनस में आ जाएगा ये पावर। 1 डायप्टर, ये रूल है वैसे, इंडिटेंट या एक्सपोनेंट रूल में आपने देखा होगा, 9th क्लास में होता है। तो ये याद रख लेना, माइनस में कैसे आया, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा आपको। 1 डायोप्टर देख लेते हैं। पावर ऑफ लेंस जो होता है हुज फोकल लेंस इज 1 मीटर, ठीक है। ये 1 डायोप्टर होता है। 1 डायोप्टर की डेफिनेशन है, पेपर में आती है। पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो पॉजिटिव होता है, पावर ऑफ कॉनकेव लेंस नेगेटिव होता है। पॉजिटिव क्यों होता है भाई, ये भी देखना जरूरी है ना, क्योंकि यहाँ पे फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। फोकल लेंथ पोल के उसके अपोजिट डायरेक्शन में नापते हैं, है ना। और नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि ये यानी उसी साइड के सेम जहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है वहीं पे इमेज बनता है, तो पोल के अपोजिट डायरेक्शन में फोकल लेंथ को नापना पड़ता है।
अब यहाँ पावर ऑफ लेंस जो होगा 1/4 फोकल लेंथ ऑफ द थिकनेस, ये सब देख लेना, ये इनवर्स यानी 1/4 इसके बराबर होता है, यानी ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही कम होगा पावर। अब पावर ऑफ फोकल लेंस अगर कॉम्बिनेशन में निकालना हो, यानी मल्टीपल फोकल लेंस के लिए निकालना हो, है ना, तो टोटल पावर जो आएगी आपकी सबको कंबाइन करने पे या ऐड करने पे, आप कह सकते हैं अलजेब्रिकल सम, है ना, अर्थमेटिक सम भी कह सकते हैं, वैसे ज़्यादातर अलजेब्रिकल सम ज़्यादा बेटर लगता है। तो फ्रेंड्स, दिस वाज द एंड ऑफ दिस वीडियो। ओके, अगली वीडियो मिलते हैं। ओके, बाय।